बैक्टीरिया के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्पोर और सिस्ट। ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट स्पोर एंड सिस्ट। ये इनफोल्डिंग रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं और सेल को डिवाइड करने में क्या करती हैं, हेल्प देती हैं। हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स होते हैं और मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। बेसल बॉडी वो जगह है, वो बेस है जहां से फ्लैजेला निकल रहा है और फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इंटर पार्ट 1 बायोलॉजी से, जिसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोटाई या किंगडम मोनेरा। डियर स्टूडेंट, करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम की बहुत जल्दी तैयारी के लिए, और इस तरह की बाकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे मौजूद है, काइंडली वो देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को जो कि बैक्टीरिया के बारे में है। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट लफ्ज़ दो वर्ड्स का मजमुआ है। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोन न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अब बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया और दूसरे को हम कहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। यू लफ्ज़ मतलब होता है ट्रू, बैक्टीरिया बैक्टीरिया यानी सच्ची मुची वाले बैक्टीरिया। अब इससे क्या मुराद है, यू बैक्टीरिया से मुराद क्या है? एक्चुअली इन्हें यू बैक्टीरिया कहा जा रहा है इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन की वजह से, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, और ये आपके एग्जाम का लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या यू बैक्टीरिया नहीं, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, जो कि आज हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आर्कियोबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहलाते, एंशिएंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। किस वजह से? उनके सेल वॉल की कंपोजिशन की वजह से। बैक्टीरिया के साइज की बात करें तो इनका साइज इस रेंज में होता है 0.1 to 600 माइक्रोमीटर। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, इसे कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा, 100 to 200 नैनोमीटर उसका साइज होता है, और ये वाहद बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने इसको याद रखना है। फिर डिफरेंट साइज है बैक्टीरिया के, एक छोटे से पैराग्राफ में दिए हुए हैं। ई कोलाई की बात है हमारे पास, तो बेसिलस है ये 2 to 6 माइक्रोमीटर इसका लेंथ में साइज होता है, 1.5 to 1.1। सिंपली इस तरह अगर हम बात करें, हमारे पास ये मौजूद है एक बैक्टीरिया बेसिलस। रॉड शेप होते हैं, जब इसकी शेप पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ। इसकी विड्थ की बात की जाए दैट इज 2 to 6 माइक्रोमीटर, और इसकी आप कह ले लंबाई की बात करें तो 2 to 6 माइक्रोमीटर, और अगर चौड़ाई यानी कि मोटाई की बात करें दैट इज 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर। तो ये सारी आपने एमसीक्यूज के तौर पर इनकी लेंथ क्या रखनी है, याद रखनी है। और फिर हमारे पास राउंड शेप बैक्टीरिया भी आएंगे, उनकी आपने सिर्फ डायमीटर याद रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास स्पायरोशीट बैक्टीरिया, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, कोक्साई, बेसिलाई, स्पायरोशीट, ये हमने स्ट्रक्चर में अभी अभी देखना है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनके साइज आपने एमसीक्यू के तौर पर और होल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आए तो समझते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में याद रखिएगा एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर बैक्टीरिया में मौजूद है, हर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। जैसे उनकी सेल मेम्ब्रेन है, उनके अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल है। इस तरह की कुछ चीज़ें हर बैक्टीरिया में मौजूद हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हर एक में मौजूद नहीं है, जैसे सेल वॉल हर बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है। अभी हमने जिक्र किया है माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेरी करती हैं बैक्टीरिया, जैसे फ्लैजेला है, पिल्लाई है, ये सारे स्ट्रक्चर्स
अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वाले सेगमेंट के अंदर। उससे पहले हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, इनकी शेप वेरिएबल है और इस शेप की बुनियाद पर हम इसे क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे कोक्साई है, कोक्साई वर्ड रिप्रेजेंट करता है रिंग को, छल्ले को, और ये राउंड शेप बैक्टीरिया क्या होते हैं, कोक्साई बैक्टीरिया। अच्छा, अगर ये दो मौजूद है इस तरह पेड़ की शक्ल में, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोकोक्साई। और अगर ये एक लंबी सी चेन बना रहे हैं तो इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोक्साई। इसके अलावा भी इनकी शेप्स मौजूद हैं, जैसे ये इस तरह चार इकट्ठे होते हैं, इसे हम टेट्राड कहते हैं। अच्छा, इनके क्यूब शेप भी होती है, यानी ये क्यूब बना लेते हैं, क्यूब शेप भी कोक्साई में मौजूद होते हैं। ये मैं क्यूब बना रहा हूँ, आसान है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह ये 8 रेंज होते हैं, जिसको आपकी बुक ने 1 2 3 4 और इसके पीछे वाली साइड पर शो किए हुए 4। तो बेटर कि आप इस डायग्राम से इसको क्या कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। फिर कुछ बैक्टीरिया जो कोक्साई के हैं, ये आपको जैसे अंगूर अरेंज नहीं होते, ग्रेप्स इस तरह के आपको मिलेंगे, इसको आप कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब स्ट्रेप्टो से पहले बेसिलाई की तरफ चलते हैं, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। रॉड स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी प्रॉपर लेंथ और विड्थ होती है। अगर ये इस तरह के दो बैक्टीरिया इस शेप वाले इकट्ठे हैं तो इसको हम कहते हैं डिप्लोबेसिलस। और अगर ये इस तरह करके एक लंबी सी चेन बना रहे हैं, एक चेन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोबेसिलस। दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो कि ये सिर्फ वन प्लेन में डिवाइड करते हैं बेसिलाई, कोक्साई एक से ज्यादा प्लेन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बेसिलाई बैक्टीरिया हमारे पास, ये इस तरह तो डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये एक था ये दो हो गए, इज दिस पॉसिबल कि ये इस एक्सिस में भी डिवाइड करें? इसका जवाब आपने कमेंट में हमें देना है, ठीक है, कि ये इस प्लेन में डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। और बातों बातों में बता चुका हूं कि ये दो प्लेन में डिवाइड करते हैं और ये एक प्लेन में डिवाइड करते हैं, और आपने बताना है कि ये इस तरह दो होंगे कि नहीं होंगे। फिर हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल शक्ल के होते हैं, क्वाइल्ड, कर्व्ड। अच्छा, इनको तीन आगे फर्दर हम जो है टाइप्स में डिवाइड करते हैं। विब्रा, कोमा शेप, जैसे कोमा नहीं होता वैसे, जो हम सेंटेंस में इंग्लिश लिखते हुए या उर्दू लिखते हुए डालते हैं, कोमा। फिर आता स्पाइरैलम और फिर आता स्पायरोशीट। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएट स्पाइरैलम एंड स्पायरोशीट। एज अ होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो हमारे पास डायग्राम है, शक्ल से देख के हमें पता लग रहा है, ऊपर वाली थिक है, मोटी है, फ्लेक्सिबल नहीं होगी। नीचे वाली बिल्कुल ऐसे रबड़ सी, जैसे नरम सी नहीं होती, दिस इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड। तो हाँ, ऐसे स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया जो कि थिक हों, मोटे हों, उसे हम क्या नाम देते हैं, दे आर स्पाइरैलम। और स्पायरोशीट, जिस पे हमें अभी जिक्र कर रहा था कि लेंथ में मैंने आपको कहा था बताऊंगा, दैट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। डियर स्टूडेंट, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो ये हेट्रोट्रोफ्स भी हो सकते हैं, ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। हेट्रो और ऑटो में डिफरेंस आप बखूबी जानते हैं, आज तक हम पढ़ते हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफ्स। लफ्ज ऑटो निकला है ऑटोमेटिक से, ट्रोफ कहते हैं फीडिंग लेवल, फूड को। ऑटोट्रोफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रोफ्स अपनी खुराक खुद बना सकते नहीं है। Coming toward our point of view, and that is we are studying about the bacteria. हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स होते हैं, और मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। और इसमें जो हेट्रोट्रोफ्स हैं उसमें हमारे पास आते हैं सेप्रोट्रोफ्स एंड पैरासिटिक। लफ्ज सेप्रो रिप्रेजेंट करता है डेड को,
मरे हुए को। और ट्रॉफ कहते हैं फूड लेना, यानी किसी मरी हुई चीज से फूड लेना। जानदार मर जाते हैं तो मरने के बाद डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, अपनी बॉडी से एंजाइम निकाल के उनसे फूड हासिल करते हैं। तो बिल्कुल बैक्टीरिया भी डीकम्पोजर हैं। ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो डीकम्पोजिशन करते हैं चीज़ों की। दे आर सैप्रोट्रॉप्स। पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये पैरासिटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं, जो जानदारों पर रहते हैं और उन पर रहने के बाद, फूड लेने के बाद उनको बदले में बीमारियां देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, पैरासिटिक, जो क्या लेंगे, फूड लेंगे, ठीक है, एरो इधर को, और देंगे क्या, बीमारी, हार्म, नुकसान। तो ऐसे बैक्टीरिया को पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। फिर आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स भी दो तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड द कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी फोटो लाइट सिंथेसिस बनाना, किसको, फूड बनाना, फूड को प्रिपेयर करना। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक हैं, वो क्या करेंगे, लाइट की मौजूदगी में अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो केमिकल्स को यूज करते हुए अपनी फूड को प्रिपेयर कर देते हैं। उन्हें कीमोसिंथेटिक कहते हैं। मसलन फेरस Fe+2, सल्फर या नाइट्रेट या नाइट्राइट, इनको यूज करते हुए इनकी करेंगे क्या, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हुई है, इसे ऑक्सीडाइज करके इसकी एनर्जी को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, हासिल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, फिर ऐसे बैक्टीरिया जो सांस लेते हैं, जी हाँ, बैक्टीरिया भी सांस लेते हैं और इस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। खैर, सांस में गैसेस अंदर जा रही होती हैं और सांस जब बाहर आता है तो गैसेस बाहर आ रही होती हैं, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके लिए हम अपना चैप्टर नंबर 11 डिटेल से पढ़ाएंगे, उसको देख लीजिएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, अब रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी में मौजूद खुराक से एनर्जी इंट्रैप करते हैं, निकालते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। अब रेस्पिरेशन, जो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी को निकालते हैं, फूड में स्टोर एनर्जी को अपने लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं, वो एरोबिक भी हो सकते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन लाजमी है, जैसे सूडोमोनास। वो एनारोबिक भी होते हैं, यानी ऑक्सीजन ना भी हो तो चलेगा। फैकल्टेटिव, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन ना हो, दोनों कंडीशंस में चलेगा। और माइक्रो एरोफिल्स वो हैं जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए लेकिन वेरी लेस। सबकी एग्जांपल मैंने बताई हुई, साथ साथ एरोबिक में सूडोमोनास, एनारोबिक में स्पायरोशीट, और फैकल्टेटिव में इकोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई जिसको आप कहते हैं, और माइक्रो एरोफिल्स में हमारे पास कंपाइलोबैक्टर मौजूद है। डियर स्टूडेंट, चलते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की तरफ। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया को लैब के अंदर कल्चर किया जाता है साइंटिफिक स्टडी के लिए। यह बैक्टीरिया खुद भी जहां पर फूड नजर आती है वहां पर ग्रो करने लग जाते हैं। लेट्स सपोज, अगर इस पैट्री डिश के अंदर, ये पैट्री डिश वर्ड आपके लिए न्यू होगा, आपकी क्लास में नहीं है, लेकिन ग्रोथ करवाने के लिए किसी भी जानदार की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, आमतौर पर डिफरेंट मीडियम यूज़ किए जाते हैं और उन डिफरेंट मीडियम को डिफरेंट बर्तन या साइंटिफिकली कहें तो प्लेट, जिसे आप कहते हैं पैट्री डिश या पैट्री प्लेट, उसके अंदर रख के ग्रो करवाया जाता है। किया क्या जाता है, इसके अंदर जो जो बैक्टीरिया को चाहिए उसकी सारी फूड इसके अंदर रेडीमेड रख दी जाती है कि आए और ग्रो करें। ठीक है, जब बैक्टीरिया नया नया आता है, लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया यहाँ पर आ गया, ये एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, गौर से देख लें, ये एक बैक्टीरिया। अच्छा, ये बैक्टीरिया आ गया, तो जब स्टार्ट हो रहा होता है ना इसकी ग्रोथ का, तो इसकी मिकदार, इसकी नस्ल बढ़ नहीं रही होती, यानी ये लैग फेज में रहता है। लैग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया अपनी तादाद चाहे ना बढ़ा रहा हो, लेकिन ये अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है।
अब आपको मुझे बताना पड़ेगा डिवीजन से क्या मुराद है यहाँ पर। देखिए बैक्टीरिया ना बाइनरी फिशन करते हैं, सिंपली 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बाइनरी मीन 2 और फिशन मीन ब्रेक डाउन। 1 बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया की बॉडी ऐसे, ये एक बैक्टीरिया है, इससे फिर इसमें क्लीवेज होता है, ठीक है। क्लीवेज के बाद ये अलग-अलग हो जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल की कॉपी हो जाती है। इसको कहते हैं कि आप सिंपली दैट इज बाइनरी फिशन। अब एक ग्राफ की मदद से हम समझेंगे कि एक बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मराहिल आ रहे होते हैं। पहला फेज़ लैग फेज़ आता है, जिसको प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया डिवाइड तो नहीं कर रहा होता, लेकिन डिवीजन की पूरी तैयारी में होता है। फिर एकदम ये बैक्टीरिया यूं, इसका ग्राफ यूं ऊपर जाता है स्पीड से, लॉग फेज, इसे लॉग फेज कहते हैं। 2 से 4, 4 से 8 यूं डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और यूं बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये फूड खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, फूड खा रहे होते हैं, और फिर फूड ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना जो इधर रखा हुआ है। जब फूड ख़त्म हो रहा होगा तो एक वक्त आएगा इनकी ना ग्रोथ बढ़ेगी ना कम होगी। इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। पहला फेज कौन सा था? लैग। दूसरा कौन सा था? ये लैग था, ये दूसरा लॉग था। अब इनकी ज़िंदगी में एक फेज आ चुका है, वो है स्टेशनरी, ना नए पैदा हो रहे, या कह लें जितनी डेथ हो रही, जितने बन रहे हैं बैक्टीरिया उतनों की डेथ हो रही है। यानी 2 बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, 2 मर रहे हैं। इधर अगर 100 बैक्टीरिया हैं, 5 मर रहे हैं, 5 पैदा हो रहे हैं, 100 ही रहेंगे। तो ये इनकी ज़िंदगी का तीसरा फेज़ कहलाता है स्टेशनरी फेज़। खैर, और फूड ख़त्म हो जाएगी, वक्त के साथ साथ अब इनकी ज़िंदगी में जो फेज़ स्टार्ट होगा दैट विल बी डिक्लाइन फेज़। डिक्लाइन फेज़ जो इनकी ज़िंदगी का चौथा फेज़ होगा, उसमें बैक्टीरिया क्या करेंगे, इनका डेथ रेट बढ़ जाएगा इनकी बर्थ से, और अल्टीमेटली ये इस कल्चर में क्या होने लग जाएंगे, डेड होने लग जाएंगे, इनकी तादाद कम होने लग जाएगी। तो ये हमने एक ग्राफ की मदद से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की बात की, और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आ सकता है आपको। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें से बहुत सारे शॉर्ट और बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, बैक्टीरिया कैसे होते हैं। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। न्यूक्लियस की जगह इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल लाजमी मौजूद होता है, और जिस रीजन में मौजूद होता है हाईली कंपैक्ट रीजन, उसे आप कहते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन इसके साथ साथ इसके पास एक एडिशनल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, जिसे आप कहते हैं प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इनहेरिटेंस में किरदार अदा नहीं करता, ये प्रोटेक्शन में ज्यादातर किरदार अदा करता है। दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। डियर स्टूडेंट, यही प्लाज्मिड आज दुनिया में वेक्टर के तौर पर यूज होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जीन को इंसर्ट करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये प्लाज्मिड है, ये इनका सर्कुलर डीएनए है, एडिशनल है, एक्स्ट्रा सेलुलर इनका क्या है, डीएनए। याद रखिएगा, ये इनहेरिटेंस में किरदार अदा करता नहीं है। हर सेल की तरह इनके पास भी राइबोसोम होते हैं, जो कि फ्रीली इनके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में मौजूद हो सकते हैं, या इनकी सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इनका साइटोप्लाज्म 50s प्लस 30s इज इक्वल टू 70s। यूकैरियोट के राइबोसोम से 10s छोटा होता है, और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। डियर स्टूडेंट, सेल वॉल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए बताता चलूं आपको कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर 3 चीजें, सेल वॉल, कैप्सूल और सलाइन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये खाली जगह मौजूद है, जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, इसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस का लफ्ज आएगा,
वहाँ के लिए आपने याद रखना है। उसके बाद सेल वॉल आती है जो आमतौर पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन के लिहाज से, चेंज के लिहाज से हम इसे डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद हमारे पास कैप्सूल इनमें आता है जो कि थिक टाइटली बाउंडेड कवरिंग मौजूद है। फिर स्लाइम है जो कि लूज सॉल्युबल शीथ ऑफ मैस है अराउंड द सेल ऑफ द बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट, स्लाइम की बात करें तो स्लाइम इनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। सेल के अंदर कोई भी चीज फॉरेन बॉडी जाती है, अगर वो नुकसानदेह होती है तो इसे किल कर दिया जाता है और किल करने वाले लाइसोसोम्स होते हैं। लेकिन ये इनका स्लाइम जो इनके गर्द मौजूद होता है, लूज सोलुबल शीट ऑफ सेल, ये लूज सोलुबल शीट ऑफ सेल करती क्या है, इनको प्रोटेक्ट करती है। इनकी पैथोजिन की जो पैथोजेनिसिटी है, एबिलिटी है, उसे क्या करती है, इंक्रीज करती है। और कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल इनकी कॉलोनी को स्टिकी अपीयरेंस देते हैं। डियर स्टूडेंट, इनमें स्टोरेज बॉडी मौजूद होती हैं जिसके अंदर वेस्ट भी होता है और यूजफुल चीज़ें भी होती हैं। वेस्ट की बात करें तो वो इनके पास, इनके सेल में मौजूद अल्कोहल हो सकती है और एसिटिक एसिड हो सकता है। यूजफुल चीज़ों की बात करें तो ग्लाइकोजन हो सकता है, आयरन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ये इनकी यूजफुल चीज़ें, ये सारी इन्हीं जो हमारे पास स्टोरेज बॉडी है इनके अंदर मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है इनकी। डियर स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोट इज लिटिल बिट डिफरेंट यूकैरियोट से। इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल लो होता है तो इतनी ज़्यादा ये रिजिड नहीं होती, रिजिडिटी कम होती है। फिर बात करते हैं बेसल बॉडी की। बेसल बॉडी वो जगह है, वो बेस है जहाँ से फ्लैजेला निकल रहा है और फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प देता है। यूकैरियोट्स के अंदर इसकी कंपोजिशन ज़रा डिफरेंट है। हाँ, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है और इसी फ्लैजेला की प्रेजेंस की वजह से हम बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासिफिकेशन या डिफरेंट लेवल्स पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे वो बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता, इन्हें हम कहते हैं दे आर ए ट्राइकस। ये क्या होते हैं, ए ट्राइकस होते हैं। और आमतौर पर ये कोक्साई जो राउंड शेप बैक्टीरिया हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। और अगर किसी बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजेला मौजूद है तो इसको हम कहते हैं दिस इज मोनोट्राइकस। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने बात अपने ज़हन में रखनी है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि क्लासीफाई करें बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। वैसे शॉर्ट में तो ये अक्सर कहा आ जाता है। ओके, और अगर क्या हो, ये फ्लैजेला एक गुच्छे की शक्ल में, एक टाफ्ट की शक्ल में मौजूद हो बैक्टीरिया के एक तरफ, तो इसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। इसे हम क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस। और अगर यही गुच्छा दोनों तरफ मौजूद हो, यानी इस साइड पे भी मौजूद हो और इस साइड पर भी मौजूद हो, तो इसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, ये लफ्ज एम्फीबियन से निकला है और एम्फीबियन ऐसे जानदार होते हैं जो खुश्की पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे फ्रॉग की बात कर लें तो क्योंकि इनके दोनों तरफ टू एम्फी फ्लैजेला का गुच्छा मौजूद है, इसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। और एट द एंड ऐसे बैक्टीरिया भी आते हैं जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला मौजूद होते हैं, इसे हम नाम देते हैं दे आर पेरिट्राइकस। क्या होते हैं, पेरिट्राइकस। ट्राइकस
लफ्ज जो है यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फ्लैजेला की खुद बात करें, इसकी डेफिनेशन के तौर पर याद रखिएगा, ये एक थिन हेयर लाइक अपेंडेज, उभार है जो कि यहाँ से इसकी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकला होता है। लेकिन कुछ हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि उनकी बॉडी पर एक और उभार नजर आते हैं। ये उभार छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ये जो शॉर्ट होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस आउट ग्रोथ होती है, इसे हम पिल्लाई का नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पिल्लाई क्या है। पिल्लाई इनकी दो तरीके से मदद करते हैं। ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ये छोटे छोटे जो धागे हैं ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो बड़े पिल्लाई हैं ये इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प देते हैं। यानी अगर ये एक बैक्टीरिया है तो इसके आउट ग्रोथ बनेगी जो कि पिल्लाई है, और ये आउट ग्रोथ दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी, और इस अमल को क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं दिस इज कॉन्जुगेशन। सो दीज हेल्प इन दी कॉन्जुगेशन। कौन? पिल्लाई। पिल्लाई को पिल्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिल्लिन प्रोटीन की बनी हुई है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फोल्ड होने से बनता है, इसे कहते हैं मीजोसोम्स। ये बजाते खुद कुछ स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन ये फायदा क्या देता है, ये इनफोल्डिंग रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं, और सेल को डिवाइड करने में क्या करती हैं, हेल्प देती हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात कर लें तो उसके अंदर कोई साइटोस्केलेटन या कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, जो कि आम तौर पर यूकैरियोट्स के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का। बैक्टीरिया के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, स्पोर और सिस्ट, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट स्पोर एंड सिस्ट। अच्छा, ये ना लेट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में बनता है, जब बैक्टीरिया की किसी कल्चर में ग्रोथ हो रही हो और वो डेड होने वाले हों, तो वो फिर स्पोर में बदल जाते हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर सकें। उसके अलावा ये इनको पीएच रेजिस्ट करने में, हीट रेजिस्ट करने में भी मदद देते हैं। लेकिन सिस्ट इनके वेजिटेटिव सेल की डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं, और ये जो सिस्ट है ये भी इनकी डोरमेंट फॉर्म है, रेजिस्टेंट फॉर्म है, लेकिन ये इनको हीट से बचाती नहीं है। फिर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। देखिए, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के दो आमतौर पे जो मेथड यूज़ होते हैं वो फिजिकल मेथड है या केमिकल मेथड है। वैक्सीनाइजेशन का जिक्र है लेकिन इस बार वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिजिकल मेथड में आप हीट यूज़ कर लेते हैं, रेडिएशन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। केमिकल मेथड में डिफरेंट केमिकल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या है। ये दोनों केमिकल ही हैं, दोनों केमिकल हैं। अब एंटीसेप्टिक वो होता है जिसमें आप क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन जिस बैक्टीरिया को आप किल कर रहे हैं वो किसी लिविंग सरफेस के ऊपर है। डेटॉल यूज़ करते हैं, आप अपने हाथों पर लगाते हैं, सोप यूज़ करते हैं, तो ये एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ होते हैं क्योंकि ये लिविंग चीज़ों के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को मार रहे होते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर लिविंग चीज़ों को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। ये बैक्टीरिया को ही किल करते हैं, लेकिन कहाँ पर, नॉन लिविंग सरफेस पर। जी डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद हमारे पास माइक्रोबिसाइडल एंड माइक्रोबिस्टैटिक, ये दो तरह की मेडिसिन या केमिकल्स यूज होते हैं। अब माइक्रोबिसाइडल क्या होते हैं, ये किल करते हैं जर्म्स को। किल करते हैं किसको, जर्म्स को, और उनकी तादाद में बहुत जल्दी कमी करवा देते हैं। लेकिन माइक्रोबिस्टैटिक क्या कर देते हैं, उनकी जो बैक्टीरिया की रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है
उसे क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं या कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मिकदार एक कम होकर रह जाती है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आते हैं जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, लेकिन असल में ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया ही है। ब्लू ग्रीन एल्गी पहले इसको एल्गी में रखा जाता था, यानी इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में रखा जाता था, जिसे हमने चैप्टर 7 में डिस्कस भी किया है। लेकिन बाद में ये बैक्टीरिया हैं और ये ट्रू बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। अच्छा, इनकी जो बॉडी है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, क्लोनियल भी हो सकते हैं। जो इनका फिलामेंट यानी बॉडी का धागा होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये उसके वेजिटेटिव सेल, ये इसका वेजिटेटिव सेल ही है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हिस्सा ले रहा है, इसे आप हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये फिर इसका वेजिटेटिव सेल है और उसके बाद अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन ये एक सेल बनाता है जिसे कहते हैं अकाइनेट्स, और ये फिर इसका क्या है, वेजिटेटिव सेल। तो अकाइनेट्स और हार्मोगोनिया में डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब जहां से भी ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये नया फिलामेंट बना देगा। मैं कलर डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, सब समझाने के लिए कह रहा हूं। ये जो फ्रैगमेंट इसके टूटने से बने हैं इसे आप क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया काइनेट्स में डिफरेंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ये इनका हेटेरोसिस्ट है जो इनको हेल्प देता है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसके गिर्द एक वाटरी शीट होती है, उसे आप कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपने इसमें 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने याद रखने हैं। एक हेटेरोसिस्ट क्या है और हार्मोगोनिया और काइनेट्स में क्या फ़र्क है। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया की वही करती है जो आमतौर पे प्लांट की करती है। उसे प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी देती है, उसको हेल्प करती है और उसको ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। डियर स्टूडेंट, अब सेल वॉल की बुनियाद पर बैक्टीरिया को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। असल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों कहा जाता है, ग्राम स्टेन साइंटिस्ट उसकी वजह से इस अमल को ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, और कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनको आप स्टेनिंग करें यानी कलर दें क्लूनी को स्टडी करने के लिए, तो उनका कलर पर्पल हो जाए, ठीक है, ड्यू टू क्रिस्टल वायलेट, तो वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव। लेकिन अगर सैफरन इनकी वजह से उनका कलर पिंक हो जाए, उसे आप कहते हैं ग्राम नेगेटिव। इनके सेल वॉल में बहुत ही प्रोमिनेंट फर्क है। इन डायग्राम्स को समझ लें, इनकी डिफरेंशिएशन का लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले ग्राम पॉजिटिव को देखें तो इसके ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके पास आउटर सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ग्राम नेगेटिव में आउटर और इनर दोनों साइड पर क्या मौजूद है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। अब सेल मेम्ब्रेन आपने तादाद बता देनी है, इसमें 2 होती हैं ग्राम नेगेटिव में और इसमें 1 ही होती है ग्राम पॉजिटिव में। डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने लाइनें बनाई हुई यहां पर, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल का, और ये सिर्फ 10% मौजूद होता है ग्राम नेगेटिव के अंदर, जबकि 50% मौजूद होता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। लिपिड 1 to 4% होते हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड 11 to 12% होते हैं। और ये 11 to 12% लिपिड आप खुद ही देख लेना, बाहर भी एक मेम्ब्रेन है, अंदर भी मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से आउटर और इनर मेम्ब्रेन की वजह से हम क्या कहते हैं, सिंपली कि इनके अंदर क्या है, लिपिड्स की काफ़ी मिकदार मौजूद है। अच्छा, ये इनके अंदर लिपोप्रोटीन है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिपोटिकोइक एसिड और टिकोइक एसिड मौजूद है, ठीक है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। उसके अलावा हम क्या बात करते हैं, चीज़ों की कंडक्टिविटी की। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ चीज़ों को गुजरने देती है, कुछ चीज़ों को गुजरने देती नहीं। सेल वॉल बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो इसके
इसके स्ट्रक्चर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों तरफ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, यानी इधर भी रोकने वाला दरवाजा मौजूद है, इधर भी मौजूद है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एक तरफ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं होती। इसका मतलब इसमें से चीज़ें ज़्यादा आसानी से क्रॉस करती हैं, ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा आसानी से क्रॉस चीज़ें करती नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लाजमी आपने डाउनलोड कर लेना है। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।